प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिज़िक्स के लिए ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मुझे 100% विश्वास है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। वैसे तो एक बार गौर से वीडियो देखने पर ही समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा संदेह लगे तो दोबारा देख लें। ये निश्चित मानो डियर स्टूडेंट्स, आपका कॉपी पेन लेकर इस कोचिंग से उस कोचिंग जाना बंद हो जाएगा। गार्जियन की एक मोटी रकम आप बचा सकते हैं यदि आप चाहें। मेरी फीस आप सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। उसमें आपका कोई खर्च नहीं होना है। अब हम लोग चैप्टर 1 के कुछ हेडिंग्स और महत्वपूर्ण हेडिंग्स देखें। सबसे पहले हेडिंग है जो इससे हमने शुरुआत की है, वो है आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। मतलब ये हो कि अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। इसके विपरीत वस्तु का ऋणावेशित हो जाना यह सिद्ध करता है कि उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, वो अधिकता को प्रदर्शित करता है। अतः वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। तो इसको ध्यान रखिए कि अगर किसी चालक हो या वस्तु हो, अगर वो धनावेशित है तो आप स्पष्ट जान जाइए, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और अगर कोई चालक ऋणावेशित है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, संरक्षण नियम के अनुसार, वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो सिंपल है, सिर्फ इतनी सी बात कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को कहते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण नियम, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। अब हम लोग नेक्स्ट परिभाषा इसकी देखें, महत्वपूर्ण है एक कूलाम। एक कूलाम यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो। आप जानते हैं धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, समय का 1 सेकंड। तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक पर में से जो गुजरने वाले आवेश की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1 कूलाम होती है। अतः 1 कूलाम जो आवेश है वो 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। हम 1 कूलाम को 1 एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आवेश की क्वांटम प्रकृति देखा जाए कि आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब क्या है। इसको क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसको देखा जाए। सबसे पहले इसमें देखिए आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा परमाणुकता के अनुसार क्या है ये कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक सेंटेंस सिंपल सा है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से, क्या कहा गया, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी को क्या कहते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। आवेश की सबसे छोटी इकाई आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ई होती है, स्मॉल ई। और इसका मान आप लोग भी 9th-10th में पढ़ चुके हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। तो जो आवेश की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है, वो है ई, और ये मूल आवेश कहलाता है। और चालकों पर जो आवेश होता है वो ई के ही गुणज में होता है, ई का मल्टीपल होता है, अर्थात Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आवेश की क्वांटम प्रकृति है उसके अनुसार चालकों पर जो आवेश है वो ई के ही गुणज में होता है, मतलब Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे n का मान 1, 2, 3, 4 जो भी है प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको
आप जानते ही होंगे कूलाम का नियम। हम लोग इसमें अब देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, वास्तव में कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया था कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, ये पीछे भी क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो समान आवेश हैं तो आकर्षित होते हैं, दो समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षित होते हैं, और यदि दो विपरीत आवेश हैं जैसे एक प्लस है एक माइनस है तो वे आकर्षित होते हैं। इसका मतलब यदि दो विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल लगेगा, और यदि दो विपरीत समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम ने इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया था। क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के कह सकते हैं गुणनफल, मतलब उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो यह बल होता है उसकी दिशा कहाँ होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, क्योंकि बल क्या है? एक सदिश राशि है। आप चित्र में स्पष्ट देखिए, दो आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? r दूरी पर हैं। तो जो इनके आवेशों का गुणनफल होगा वो क्या होगा? Q1 और Q2 होगा। और दूरी का वर्ग कितना होगा? r² होगा। तो ये जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो जो इनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कूलाम के नियम के द्वारा बता सकते हैं। क्या कहा था कूलाम के नियम में? कि जो आकर्षण और या प्रतिकर्षण बल F होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, देखिए यहाँ पे अनुक्रमानुपाती, और यही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि 1/में लिखा हुआ है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इन दोनों समीकरणों को यदि हम मिला दें तो आप देख रहे हैं Q1 Q2 का गुणनफल अनुक्रमानुपाती मतलब ऊपर है, व्युत्क्रमानुपाती नीचे है। तो इसका मतलब जो बल होगा वो Q1 Q2 मतलब आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये गणितीय रूप मिल गया। अब अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं? K लगाते हैं, तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान r² हो गया, जहाँ K क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया। कितना आया? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ K की जगह का मान यहाँ रख दें तो अब हमें जो F का मान मिला, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो मान मिला वो मिला 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान r² न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या है? न्यूटन है। और अब देखिए यहाँ से अगर कूलाम का नियम परीक्षा में आता है तो आप यहाँ तक अगर लिख देंगे, जैसे लिख दिया कि कूलाम का नियम लिखिए, तो यहाँ तक लिखना पर्याप्त होगा। लेकिन हम इस पर क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, पूरी व्याख्या कर दे रहे हैं कि जो भी इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम इसमें बता सकें, उनके जवाब हम बता सकें। अब इसमें देखिए, यदि हम इसी समीकरण जो समीकरण नंबर 4 डाला है इसमें हम Q1 और Q2 का मान कितना रख दें? 1 कूलाम रख दें, और जो R का मान है वो कितना रख दें? 1 मीटर रख दें। तब इसी समीकरण से आप देख रहे हैं कि F का मान कितना मिल गया? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मिल जाएगा। आप इसमें रखेंगे तो इसका मतलब हम लोग 1 कूलाम आवेश की परिभाषा कर सकते हैं। ये यहाँ पे 1 कूलाम आवेश की परिभाषा लिखी गई है। क्या है? 1 कूलाम वह आवेश है जो कि अपने से 1 मीटर, क्योंकि हम लोग ने R का मान कितना लिया था? 1 मीटर लिया था, तो हम लोग क्या बताएंगे कि 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से कितनी मीटर दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को कितने से? सजातीय आवेश कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रतिकर्षण बल हम लिखेंगे।
अगर ये विजातीय होते तो आकर्षण बल लिखा जाता। तो हम लोग या तो सजातीय आवेश के पदों में एक कूलाम की परिभाषा लिखेंगे या विजातीय तो प्रतिकर्षण बल के लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बल का मान कितना निकाला हुआ है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन निकाला है। तो हम क्या कहेंगे कि एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर इस निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को कितने न्यूटन बल से, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। दोबारा सुनो मेरे विद्यार्थियों, एक कूलाम वह आवेश है जो कितने से, अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में हमने इसको रख के तब इसकी कूलाम की परिभाषा की जाएगी। एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को, निर्वात में रखे किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो निश्चित है डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसी पे और व्याख्या देखते हैं। अभी जो हम लोगों ने किया कि ये बिंदु आवेश जो हम लोगों ने रखा था वो कहाँ रखा था, निर्वात में। और निर्वात में रखा हो, यदि बिंदु आवेश रखा था निर्वात में, उस समय के का मान कितना होता है, 1/4πε0। ये दूसरा रूप हम लोग कूलाम के नियम का निकालेंगे। तो जो पीछे व्युत्क्रमणुपाती नियतांक आया था उसमें k हम 1/4πε0। अब आप समझिए, इसको जब हम रखेंगे यहाँ पे, और इसका मान हम लोग पहले से ही जानते हैं कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसका मतलब हम जहाँ 9 × 10⁹ था वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो एक तरह से 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। और है वही इसमें पीछे समीकरण 4 में और समीकरण 5 में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम कोई रूप लिख सकते हैं, कहीं न्यूमेरिकल लगाना हो तो कोई रूप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक नया टर्म दिख रहा है, पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन एक नया पद यहाँ दिख रहा है, कौन सा, ये देखिए, इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को होता क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता इसे कहलाती है, निर्वैद्युतशीलता होती है, जिसका मान, इसका भी मान आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, 8.85। कितना होता है देखिए, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान भी याद रखिए, कहीं पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसका विमीय सूत्र, किसका विमीय सूत्र, निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। ओके, हम लोग यहाँ निश्चित है, देखिए ऊपर क्या लिखा था, कूलाम स्क्वायर, सी आप जानते हैं ना। तो सी जो आप किसका गुणनफल होता था, धारा और समय का। ठीक है, तो आवेश का जो धारा का मात्रक है वो क्या हो गया, एम्पियर, और समय का हो गया टी। तो a² t² होगा, क्योंकि वहाँ c² है। और नीचे आप देख रहे हैं न्यूटन, मतलब बल का क्या है, विमा सूत्र पढ़ चुके हैं, mL/t-2। और जो मीटर स्क्वायर है उसका क्या कर दिया, L²। तो इस तरह से हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र भी प्राप्त कर लिया। अब MKS पद्धति में या SI पद्धति में कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है वो किलोग्राम, इसी से मात्रक बन गया, क्योंकि जो विमीय सूत्र आया है mL-1 T⁴ A², इसी से आप देख रहे हैं कि जो m के पावर जो कह सकते हैं -1 है, उसमें क्या बन गया, किलोग्राम -1, मीटर -3, और t के पावर 4, समय सेकंड का पावर 4 हो जाएगा, और एम्पियर के पावर 2 हो जाएगा। तो इसी विमीय सूत्र से हम लोगों ने मात्रक बना लिया। और यदि दोनों बिंदु आवेशों को निर्वात के स्थान पर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, तब इनके मध्य
वैद्युत बल क्या होगा। तो ध्यान रखिए, जो हम लोग ऊपर 1/4πε0 ले रहे थे उसके साथ के और जोड़ देना है, ठीक है। जहाँ पे के है क्या, जिस माध्यम में दोनों आवेश रखे गए, मतलब निर्वात और वायु के अलावा जितने भी माध्यम होते हैं उनका परावैद्युतांक के से अधिक होता है। अब चूंकि माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, और अगर निर्वात के बजाय हम अगर किसी अन्य माध्यम में रखेंगे तो उसका निश्चित है कि क्या होगा, परावैद्युतांक होगा, वो यहाँ के जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम मीडियम में किसी माध्यम में रखते हैं तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो मान है, देखिए FM लिखा है, मतलब मीडियम, तो इसमें इसका जो मीडियम FM हो गया 1/4πε0 के Q1 Q2/r² न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ माध्यम में रखने पे यहाँ के जुड़ जाता है। अब देखिए समीकरण 5 ऊपर यहाँ प्राप्त हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, और समीकरण 6 यहाँ प्राप्त हो गया जहाँ पे के जुड़ गया है। तो अगर इन दोनों से अगर हम स्पष्ट करके अगर तुलना करके देखें तो या कह सकते हैं कि F को अगर हम FM से भाग करें तो ये क्या आएगा। इसका मतलब क्या है कि निर्वात में बल और जो माध्यम में बल है उसके अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं, लेकिन इसका हम लोग अन्य रूप निकालेंगे। और एक बात और है, ये जो FM से आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी माध्यम में के परावैद्युतांक के माध्यम में यदि हम आवेशों को रख देते हैं तो चूंकि के नीचे है भाग हो रहा है और एक से अधिक मान होता है, इसका मतलब जो F ऊपर है समीकरण 5 में उससे इस FM का मान कम होगा। तो यही लिखा हुआ है कि उनके मध्य जो वैद्युत बल होगा वो घट जाता है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि जो एप्साइलन, एक टर्म यहाँ यूज करेंगे हम लोग, एप्साइलन नॉट के, मतलब यहाँ जो एप्साइलन नॉट के आया था समीकरण नंबर 6 में, उसकी जगह हम लोगों ने एप्साइलन रख दिया। तो एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं, उसका सूत्र जो बन जाएगा वो हो जाएगा FM = 1/4πε Q1 Q2/r², जहाँ जो नया टर्म एप्साइलन है उसे कहते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, परावैद्युतांक से जुड़ा हुआ है। तो ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाती है परावैद्युत की, जिसका मान इसी से देखिए k कितना हो जाएगा, ε/ε0। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ε0 के परावैद्युतांक भी बता सकते हैं। ऊपर देखिए परावैद्युतांक जो k लिखा हुआ है ε/ε0, तो एप्सिलॉन क्या है, आपकी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है, और ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहलाता है। देखिए दोनों का ऊपर है, ऊपर क्या है, इससे स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, यहाँ k क्या है, k है ε/ε0। एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, और नीचे क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इन दोनों का अनुपात क्या बन जा रहा है, k बन जा रहा है, मतलब उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक k कहते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए टॉपिक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसका। तो कूलाम का नियम महत्वपूर्ण था और हमने कूलाम के नियम पर पूरी व्याख्या भी कर दी है कि उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न पेपर में आता है तो आप स्पष्ट रूप से उसे उसका जवाब लिख पाएँ ऑब्जेक्टिव के अनुसार। कूलाम का नियम आए तो मैंने बताया था कहाँ तक लिखना है, कितना लिखना है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। वास्तव में वैद्युत क्षेत्र के लिए आवेश, जब तक आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, आवेश का ही वैद्युत क्षेत्र होता है, या आवेशों का समुदाय हो, मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज। तो यहाँ देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करेंगे वो क्या है, किसी वैद्युत आवेश या आवेशों का समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर देखिए किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर, क्या कहा, या तो आवेश हो या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, आप एक यहाँ पे दो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस आवेश भी है और यहाँ माइनस आवेश भी है।
प्लस ये वास्तव में विद्युत बल रेखाएं हैं, इसको अभी आगे बताया जाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि प्लस आवेश अगर है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ मतलब प्लस से दूर जाती हैं, और अगर माइनस है तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो आवेश की तरफ इंगित होती हैं, प्रदर्शित होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र के लिए दो चित्र बना सकते हैं कि वास्तव में यहाँ प्लस आवेश का के कारण विद्युत क्षेत्र है और ये माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। अभी हमने नाम लिया था विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश के पथ को, ध्यान रखिए धन आवेश का पथ से परिभाषित किया गया है। विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश के, कोई धनावेश के पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, पथ बन जा रहा था। अतः विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र है। क्या है? विद्युत बल रेखा वास्तव में क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है, हम कह सकते हैं। ओके, अब चित्र में देखिए दो समान, एक प्लस आवेश और माइनस आवेश दिखाया गया है, आप देख रहे हैं। और ये जो दाहिनी तरफ चित्र है कि चित्र में दो समान और विपरीत आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई हैं। जो इनसे जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उनकी बल रेखाएं खींची गई हैं, जो आप देख रहे हैं कि धन आवेश से चलकर कहाँ पहुँच रही हैं? ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो ये प्लस आवेश से चलती हुई जाती हैं और माइनस आवेश की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में ये काल्पनिक निष्कोण वक्र है, कल्पना की गई है इस पे कि आवेश का इस तरह से व्यवहार होता है, विद्युत बल क्षेत्र का इस तरह का व्यवहार होता है। तो ये विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने देखा। अब इन जो विद्युत बल रेखाएं यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं खींची गई हैं, ये विद्युत बल रेखाएं इधर से चल रही हैं, ये गई बाहर की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ और माइनस में। इनके गुण क्या हैं? इनके गुणों को देखा जाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि ये बल रेखाएं, कौन सी रेखाएं? बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर कहाँ समाप्त होती हैं? ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा जो गुण है इसका, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए, क्योंकि ये वक्रीय हैं, वक्र के रूप की हैं, तो वक्र के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। स्पर्श रेखा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। उसके बाद तीसरा गुण देखिए, कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ये एक दूसरे को काटती नहीं है। कभी देख रहे हैं कोई रेखा किसी से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और चौथा गुण है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, देखिए विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहा गया है? आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो ये ये रिपीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए इसको गौर से पढ़िए। अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट करिए, बताइए इसमें क्या सुधार हो सकता है। हमें लगता है कि इस पर आप ध्यान देंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक दो बार और वीडियो देख लीजिए। और प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।